हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के होने वाले हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। पूरा आपका जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके बनाए गए क्वेश्चन है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके ग्रुप डी में, तथा इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निकोटीन नामक पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू में जो निकोटीन पाया जाता है जिससे नशा लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योग को क्या कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन जो है वो कौन सी है, ग्लूटेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। पोलियो जो रोग है किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विषाणु के द्वारा पोलियो होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी चना जो एक खरीफ की फसल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस मिट्टी को स्थानीय नाम रेगड़ है। किस मिट्टी का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काली मिट्टी को का स्थानीय नाम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। स्थानीय लोग इसे रेगड़ मिट्टी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर कोई भी आदमी जो है फलों का अध्ययन कर रहा है तो उसे पोमोलॉजिस्ट भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है ऑप्शन नंबर ए, यानी जून से जुलाई में। जून और जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। जो ऐसा उपकरण जो हृदय की धड़कनों को अंकित करता है उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं, रबी की फसल कब बोई जाती है। आपके ये रबी तथा खरीफ फसलों जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके शिफ्ट में आने की पूरी संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल जो बोई जाती है वो बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में, जो कि ठंडी के मौसम में होती है, उसे रबी फसल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर सी, यानी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। वैसी ध्वनि तरंगे को विद्युत तरंगों में कौन परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चमगादड़ को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। चमगादड़ को रखा जाता है स्तनधारी में। ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी में। अगला प्रश्न हमारा है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं। वैसे यंत्र जो वाहनों के इंजन को ठंडा करते हैं उसका सही आंसर हो जाएगा रेडिएटर। रेडिएटर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। वायुमंडलीय दाब मापता है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी लुई ब्रेल ने जो है अंधे लोगों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था जेपी एकर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी, जेपी एकर्ट ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तथा सवेरे आपका 8 बजे वाला जो करंट अफेयर्स का सेशन हो रहा है उसको भी जरूर देखिएगा, और ये सवेरे 9 बजे जो आपका ये इंपॉर्टेंट जीके जीएस का सेशन हो रहा है उसको भी जरूर देखिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो टॉपिक वाइज भी आपको रिविजन कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में उपयोग होता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा ये अगला प्रश्न से पहले ये क्वेश्चन एक छूट गया था। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता जो है मापी जाती है किसके द्वारा? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है ऑप्शन नंबर बी यानी अणु। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एंजाइम क्या होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? हड्डियों और दांतों में जो रहते हैं उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खनिजों तथा चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिजों तथा चट्टानों में सबसे अधिक पाया जाता है कार्बन। ऑप्शन नंबर ए कार्बन। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु होती है ऑप्शन नंबर ए यानी लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो समानांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समानांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दो समानांतर दर्पण यानी एक ही सामने सामने अगर दो दर्पण रखें और बीच में अगर कोई भी वस्तु ये डी रखें तो इसकी प्रतिबिंब कितनी बार बनेगी? इसमें प्रतिबिंब अनंत बार बनेगी, जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी इधर का प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर का प्रतिबिंब इधर बनेगा, फिर उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाष्पीकरण विधि अपनाई जाती है समुद्र के पानी से नमक अलग करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए सुक्रोज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज का उपयोग तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरीन जो एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किसके कारण होता है? ये होता है किसके कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी दोनों बल जब साथ मिलते हैं तो ये ऑटोमेटिक रुक जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न हमारा है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? शहरों में जो तालाब का पानी है उसे शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी से होता है? कुपोषण जो बीमारी है वो सबसे अधिक प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है। अगला प्रश्न हमारा है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब किसी भी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एसआई में बल का मात्रक क्या है? यानी बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। आप इसको ध्यान से देख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगर कहीं पे भी वाटरफॉल है तो यहाँ पे डायनेमो को फिट करके इससे जो है
विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूखी बर्फ क्या होती है, यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। यानी अगर आपने देखा होगा कई जगह पर गर्म पानी में जब उबलते हुए पानी में ड्राई आइस डाला जाता है तो वो धुएं के समान ऐसे पसरती हुई दिखाई देती है। उसी सूखी बर्फ का मतलब होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी मीथेन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंसुलिन की खोज की थी ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी जिप्सम से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टील जो है एक मिश्र धातु है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? यदि बर्फ पर हम दाब बढ़ाएं तो उसका गलनांक जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु जो है वो चांदी है। ऑप्शन नंबर सी चांदी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगना एक क्या है? लोहे में जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं? वैसी क्रियाएं जो एक रूप से अगर दूसरे रूप में हम उसे परिवर्तित कर देते हैं तो वो फिर से अपने रूप में परिवर्तित नहीं होती, तो उसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। अब भौतिक क्रिया किसे कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रियाएं हैं जो अगर इसको हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो वो पुनः अपने वाले रूप में उसे परिवर्तित कर पाते हैं, उसे भौतिक क्रिया कहते हैं। इसलिए लोहे में जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। जब लोहे में एक बार जंग लग जाती है तो हम उसे फिर से ठीक नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रिएक्टर स्केल किसके मापने में उपयोग में लाया जाता है? रिएक्टर स्केल जो लाया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? रडार में जो होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप हमें कमेंट में बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अगला प्रश्न हमारा प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रबर निम्नलिखित में से जो है वो आइसोप्रीन का जो है बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बन जो है एक प्रकार का अधातु है। कार्बन एक प्रकार का अधातु है। अगला प्रश्न हमारा है वायु क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण है वायु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील भी एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसे मिश्रण कहा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन एक भी सेशन आपसे मिस ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था क्या होती है, इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरता है? कौन सा धातु जो है जल में डालने पर तैरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा धातु है जो जल में उसको अगर हम डालते हैं तो ऊपर तैरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है 8 रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरेल ने की। ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बैकरेल ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? यदि लोहे पर जंग लग जाता है तो उदाहरण है ऑक्सीकरण का। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? किसी भी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या पर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? एक्सरे किरणों की खोज की थी ऑप्शन नंबर बी यानी रोटजन ने। ऑप्शन नंबर बी रोटजन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किया था ओपनहाइमर ने। ऑप्शन नंबर बी, ओपनहाइमर ने। अगला प्रश्न हमारा रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी। अगला प्रश्न हमारा है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गामा किरणों की खोज की थी ऑप्शन नंबर बी यानी पॉल विलार्ड ने। ऑप्शन नंबर बी, पॉल विलार्ड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा और बीटा जो किरणें हैं उसकी खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो ऊष्मादायक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मादायक इसका बिल्कुल सही जवाब। इसका बिल्कुल सही जवाब ईंधन भी हो सकता है। जो आप में ऑप्शन सही आए उसको आप सही से आंसर करेंगे। इसमें ईंधन इसका मेन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस से मुख्यतः क्या रहता है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। ऑप्शन नंबर सी, मीथेन रहता है। अगला प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेशन। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने वाली गैस है। अगला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, अवकरण कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड जो प्रायः अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड जो अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस तत्व को रसायन में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोजन में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? हीरे का एक कैरेट जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी यानी 200 मिलीग्राम्स, 200 मिलीग्राम्स का। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य में क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन और हीलियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एल्यूमिनियम जो है अधातु नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है। नदी का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप क्या है? सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है जल का एकदम शुद्धतम रूप है। अगला प्रश्न आपके लिए। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन के खोजकर्ता है हेनरी कैंडेविस। ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैंडेविस। अगला प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनमें से सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। हीरा जो कि कार्बन का एक अपरूप है। हीरा एक सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है। रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है?
रबर के वल्नीकरण के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सल्फर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जेनॉन है। ऑप्शन नंबर डी अक्रिय गैस जेनॉन है। अक्रिय गैस किसे कहते हैं प्यारे साथियों? अक्रिय गैस वैसी गैस है जो किसी भी अन्य गैस हो या किसी भी अन्य धातुओं के साथ, पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, उसे अक्रिय गैसें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोजन जो है न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसमी गुब्बारों में जो है हीलियम भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार हमारा ये 86 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आने वाले और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, 8 बजे वाला जो सेशन आ रहा है करंट अफेयर्स का, उसका देखना मत भूलिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपके हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए सवेरे 8 बजे वाला करंट अफेयर्स वाला सेशन आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं PDF तो इसलिए आप हमें कमेंट करिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।